Hello everyone, welcome to a class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community and please share your comment in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज जो हमारा क्लास है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर 5th क्लास होगा हमारा। तो पहले जो 2 क्लास था उसमें हम मैट्रिक्स को बेसिक से एडवांस तक समझे हैं एंड उसके बाद जो 2 क्लास था उसमें हम वेक्टर में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने प्रोडक्ट सीखे दोनों वेक्टर का और उसके बाद हमने डेल्टा फंक्शन को भी समझे हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथमेटिकल फिजिक्स का चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो आपको तो मैथमेटिकल फिजिक्स का चैप्टर करना मस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ शेड्यूल है हमारा फिजिकम एकेडमी के तरफ से, जहाँ पर आपको 3 महीनों के अंदर पूरा IIT जैम एंड MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं अभी जुलाई महीना चल रहा है और हमारे जो चैनल है उसमें मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का हर दिन एक लेक्चर स्टार्ट है। ऐसे ही अगस्त एंड सितंबर महीने में ये क्लास हर दिन कंटिन्यू रहेगा एंड सितंबर महीने के आखिरी दिन तक आपके पास हो जाएगा सारे MSc एंट्रेंस एग्जाम की नोट्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज पूछकर जरूर अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और इस पे बहुत सारे असाइनमेंट्स, हैंड रिटन नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। नाउ लेट्स अस बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर के 3rd क्लास से, जहाँ पर हम डेल्टा फंक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो तीसरे क्लास शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमारा 2nd क्लास में आखिर हुआ क्या क्या था, ठीक है। तो 2nd क्लास में हम पहले सीखे थे डेल्टा ऑपरेटर, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो आखिर में होता यह है कि डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। अब ये डेल ऑपरेटर किस किस के ऊपर यूज होता है पहले हमने सीखा था। एक था हमारा स्केलर फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन आखिर में क्या होता है? स्केलर फंक्शन ये होता है कि जिस पे अगर आप वैल्यू पुट करें या मैपिंग करें तो आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आफ्टर पुटिंग वैल्यू यू गेट अ स्केलर, ओके। तो ये हो गया एक स्केलर फंक्शन। दूसरा हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन अब जान लेते हैं कि क्या होता है। तो वेक्टर फंक्शन होता है एक फंक्शन जिसमें आफ्टर पुटिंग वैल्यू यू गेट अ वेक्टर, ओके। तो ये हो गया दोनों फंक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था ग्रेडियंट, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था वेक्टर के अंदर। तो ग्रेडियंट क्या होता है? अगर हम एक डेल ऑपरेटर को एक स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। इसमें ये तो हो गया हमारा डेल ऑपरेटर एंड ये हो गया हमारा वाई एक्स वाई जेड, जो हो गया हमारा एक स्केलर फंक्शन, ओके। तो अगर हम डेल ऑपरेटर को एक स्केलर के फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या मिलता है हमें? कुछ इस तरह से डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप, ओके। तो ये
मिल जाता है हमें ग्रेडियंट के रूप में, तो ये हो जाता है एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें एक नोटिस करने वाली चीज़ है, वो क्या है कि अगर आप एक स्केलर फंक्शन के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करें, क्या करें, ग्रेडियंट, तो आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर फंक्शन। तो ये चीज़ एक नोटिस करने वाली है कि अगर आप एक स्केलर फंक्शन के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करें तो आपको मिलता है एक वेक्टर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे थे, फिर उसका इसका डायरेक्शन। अब ग्रेडियंट का कुछ और इस्तेमाल या और कुछ नाम होता है जिसको हमने आपको बताया था कि डेल फाई को हम उसका नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। ये क्या हो गया, उसका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें किस काम में लगेगा कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक स्केलर फंक्शन दिया गया है, वो है फाई, और आपको बताया गया है कि फाइंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द स्केलर फंक्शन और फाइंड द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन। तो आपको आखिर में क्या करना पड़ेगा, आपको करना ही होगा ग्रेडियंट। ठीक है, बस उसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा यूनिट वेक्टर नॉर्मल। ओके, यूनिट वेक्टर नॉर्मल जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इन कैप से, जो होता है हमारा ग्रेड फाई डिवाइड बाई मॉड ऑफ ग्रेड फाई। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हम कैसे एक वेक्टर का स्केलर फंक्शन का यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने सीखा डी डॉट डी, जो होता है हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव। क्या होता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव। ठीक है, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है कि ग्रेड फाई डॉट ए कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव हम क्यों निकालें, डायरेक्शन डेरिवेटिव से हमें मिलता है प्रोजेक्शन ऑफ ग्रेड फाई और अ नॉर्मल वेक्टर ऑन अ वेक्टर। ठीक है, मतलब ये क्या है हमारा, ये नॉर्मल वेक्टर है, एक स्केलर फंक्शन का नॉर्मल वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन ऑन अ वेक्टर जो है हमारा ए वेक्टर। तो एक नॉर्मल वेक्टर का प्रोजेक्शन एक वेक्टर के ऊपर अगर हमें जानना है तो हम डायरेक्शन डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ए कैप क्या है, ए कैप होता है हमारा एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वेट सेकेंड, इसको हम निकाल सकते हैं वही वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉड से। ऐसे निकालते हैं एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर, और हमें क्या चाहिए, उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या हो गया, ग्रेड फाई इंटू वही वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉड। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखे थे जो है हमारा वेट, जो है हमारा टेंजेंट ऑफ द सरफेस। ठीक है, क्या सीखे थे हमें, टेंजेंट ऑफ अ सरफेस। ठीक है, तो वेक्टर में टेंजेंट होता क्या है, वेक्टर में पहले तो देख ले टेंजेंट हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे एक टी वेक्टर से। ठीक है, तो अब टेंजेंट आखिर में है क्या, तो टेंजेंट है इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, यही पढ़े थे हम। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है कुछ इस तरफ से कि x माइनस स्मॉल x आई कैप प्लस y माइनस स्मॉल y जे कैप प्लस z माइनस स्मॉल z के कैप। ओके, यहाँ तक हमने पढ़े थे।
और इसका एक प्रॉपर्टी क्या था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। क्या था कि नॉर्मल वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक वेक्टर का नॉर्मल और उसका टेंजेंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान पे रखना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ हमने इसके पहले वाले क्लास में डिटेल्स में पढ़े थे। अगर आपको जानना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का नए टॉपिक से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस। ठीक है, क्या है, डाइवर्जेंस। ये भी एक डेल ऑपरेटर का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप जान लेते हैं कि डाइवर्जेंस आखिर में होता क्या है। तो ग्रेडियंट में हमने क्या किया था, ग्रेडियंट में हमने क्या किया था कि डेल ऑपरेटर को हम किससे डॉट प्रोडक्ट करे थे, एक स्केलर फंक्शन के साथ, स्केलर फंक्शन, और उससे हमें क्या मिला, एक वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो डाइवर्जेंस में आप क्या करेंगे, डाइवर्जेंस में आप करेंगे कि डेल ऑपरेटर को अब एक वेक्टर फंक्शन से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर फंक्शन, उससे आपको मिलेगा एक स्केलर फंक्शन। ओके, तो क्या हुआ, ग्रेडियंट में हमने क्या किया था, डेल ऑपरेटर को एक स्केलर फंक्शन के ऊपर इस्तेमाल किया और हमें मिल गया एक वेक्टर फंक्शन। इसमें हो रहा है उसका उल्टा, डाइवर्जेंस में हमने डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर फंक्शन के ऊपर इस्तेमाल किया और हमें मिल गया एक स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए v एक हमारा जो है वेक्टर फंक्शन हो गया हमारा। तो वेक्टर फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, तो v वेक्टर हो गया हमारा vx i कैप vy j कैप प्लस vz k कैप। वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो आप देखिए इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, उसके साथ क्या है, डायरेक्शन है, जो यूनिट वेक्टर के साथ है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब देखिए इसमें हम डेल ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर डॉट वी वेक्टर, तो डेल ऑपरेटर हमारा क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ये हो जाता है हमारा डेल ऑपरेटर। एंड वी वेक्टर जो हमें दिया गया है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो ये हो गया हमारा वी वेक्टर का डाइवर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए ये जो पार्ट है ये किससे मल्टीपल होगा, इससे, फिर किसके साथ, एंड अगेन तीसरे पार्ट से, फिर ये वाला पार्ट पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, ऐसे ही ये तीसरा पार्ट भी होगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखें, ठीक है, हम बेसिक से करेंगे, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो पहले हमें क्या मिलेगा, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ओके, प्लस डेल वी एक्स सॉरी वी वाई डेल एक्स आई कैप डॉट जे कैप प्लस डेल वी जेड बाई डेल एक्स आई कैप डॉट के कैप। ओके, तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपने डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि डॉट प्रोडक्ट में क्या था, डॉट प्रोडक्ट में था अगर आई डॉट आई कैप हो गया या फिर जे कैप
डॉट जे कैप हो गया या फिर के कैप डॉट केप कैप हो गया तो क्या मिलता है 1। लेकिन अगर वो चेंज हो जाए आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप हो जाए तो हमें क्या मिलता है, वो 0 मिलता है। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला है वो तो आई डॉट आई कैप है, लेकिन बाकी जो है वहाँ पर आई डॉट जे कैप हो गया, आई डॉट के कैप हो गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव को छोड़ दे, बाकी जो ये डॉट वाला प्रोडक्ट है इस पर ही अगर आप देखें तो पहले वाले को छोड़कर हर किसी में 0 आ रहा है, तो ये पार्ट तो हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये पार्ट भी हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से कि डेल वी एक्स बाई डेल एक्स आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1, तो आई कैप नहीं लिखना पड़ेगा हमें, तो प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल वी जेड प्लस डेल जेड। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, एक मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आई कैप जे कैप या के कैप कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिर्फ क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड। और सिर्फ मैग्नीट्यूड के मतलब क्या है, एक स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर हम एक वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकाले तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका फिजिकल एप्लीकेशन क्या है, कि क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या है फिजिकल एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन। ओके, तो आखिर डाइवर्जेंस का फिजिकल एप्लीकेशन है क्या, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करें। तो लिख लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर एट पॉइंट P जो है हमारा एक्स वाई जेड कंपोनेंट में गिव्स आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड V डायरेक्शन साइन पर यूनिट वॉल्यूम enclosed by closed surface। तो फिजिकल एप्लीकेशन क्या हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ V एट पॉइंट P गिव्स आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड V वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये चीज़ जो आपने पढ़ा है ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े तो ये जो डाइवर्जेंस का पार्ट है इसको आप बहुत बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए तो इसमें एक क्यू चार्ज है। ठीक है, क्यू चार्ज हो गया हमारा एंड ये हो गया हमारा एक क्लोज सरफेस, ये जो है हमारा राउंड सर्कल, ये हो गया हमारा एक क्लोज सरफेस। तो इससे क्या निकलेगा, हर तरफ फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो अब डाइवर्जेंस से आप क्या निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया, फ्लक्स हो गया हमारा। तो डाइवर्जेंस से आप निकाल सकते हैं कि एक छोटा सा यूनिट, इस सर्कल में एक छोटा सा यूनिट अगर आप मान ले तो इस छोटे से यूनिट में कितना फ्लक्स निकलेगा वो आप डाइवर्जेंस से निकाल पाएंगे बहुत ही आसान तरीकों से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस का फिजिकल एप्लीकेशन। ये अब देख लेते हैं कि फ्लक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप जरूर पढ़े हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, जो था E डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस इक्वल टू इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dV। ओके, तो ये फॉर्मूला तो सभी को याद है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है
MSc एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसमें ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है ये क्या है, ये है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हम ये जो डाइवर्जेंस है इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नोट करने वाली चीज है। ठीक है, नोट, ठीक है, आप इसको नोट भी कर ले कि पहला जो हमारा है, वेट अ सेकेंड, तो पहला जो हमारा नोटेबल चीज है वो है डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू, अगर जीरो हो जाए तो वो हो जाएगा, मतलब वो वेक्टर हो जाएगा वी वेक्टर इज सॉलिनॉइडल, सॉलिनॉइडल। ठीक है, तो ये चीज तो आप बहुत बार पढ़े हैं कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वो सॉलिनॉइडल कहा जाएगा। लेकिन ये सॉलिनॉइडल अगर आखिर में है क्या, ठीक है, तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ भी का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ भी का मतलब है कितना फ्लक्स पर यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम से निकल रहा है, वो ही हो गया हमारा डाइवर्जेंस। अब वही अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा। अब अगर आप एक क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रखेंगे तो फ्लक्स जरूर ही निकलेगा, तो कब नहीं निकलेगा, तो अगर आप एक प्लस और एक माइनस रख दे एटम, तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होता है, प्लस से निकलता है माइनस के तरफ और माइनस में अंदर जो चला जाता है। तो देखिए इसमें आखिर होता क्या है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है और वो किस तरफ जा रहा है, माइनस के तरफ, सारे माइनस के तरफ ही जा रहा है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो प्लस से शुरू हो रहा है, अंत कहाँ हो रहा है, माइनस पे। तो कोई भी फ्लक्स बाहर जा रहा है नहीं, सभी जा रहा है किस में, माइनस के तरफ। तो इसमें कोई चार्ज या कोई फ्लक्स तो बाहर ही नहीं निकल रहा, तो फ्लक्स हो गया हमारा क्या, फ्लक्स हो गया जीरो, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर हो गया हमारा जीरो। तो इस प्रोसेस या यही सिस्टम को हम कहते हैं सॉलिनॉइडल। ठीक है, जिसमें एक प्लस एटम होता है, एक माइनस एटम होता है, जिसमें प्लस जो फ्लक्स लाइन है वो माइनस पे घुस जाता है, तो कोई भी फ्लक्स लाइन बाहर नहीं निकलता और टोटल जो फ्लक्स होता है वो हमारा जीरो हो गया, जो वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम से निकलता था वो हो गया हमारा जीरो। तो इसे ही हम कहते हैं सॉलिनॉइडल। ठीक है, अब दूसरा जो नोट करने वाली चीज है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम, वेट अ सेकेंड। तो दूसरा जो चीज है वो नोट कर लीजिए कि डेल डॉट वी वेक्टर अगर हमारा हो गया नेगेटिव, ठीक है, अगर हो जाए नेगेटिव तो वो क्या कहलाएगा कि तो वी वेक्टर हो जाएगा, वी वेक्टर इज सिंक फील्ड, सिंक फील्ड। ठीक है, तो अब ये सिंक फील्ड क्या है, तो सिंक फील्ड का मतलब जो किचन में बेसिन या सिंक होता है उसमें अगर आप देखें कि उसमें एक छेद होता है, ये मान लीजिए ये आपका सिंक हो गया, इसमें एक छेद होता है जो यहाँ पर होता है, उससे सारा पानी क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। तो सारा पानी क्या कहाँ पर आता है, इस पर ही आता है, आप जिस जहाँ पर भी पानी फैले, लेकिन वो आता किस पे है, यहाँ पर, और यहाँ से वो पानी क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंक। तो इस वेक्टर को सिंक फील्ड कहने का यही मतलब है कि वेक्टर लाइंस गोइंग इनवर्ड, मतलब अंदर की तरह जा रहा है। अगर सारे वेक्टर्स लाइन अंदर के तरफ जाएगा तो उससे हम कहेंगे सिंक फील्ड। तो मान लीजिए ये एक फील्ड हो गया, मतलब ये एक एटम का फील्ड हो गया और सारे वेक्टर लाइन अंदर ही आ रहा है। ठीक है, सारे अंदर ही आ रहे हैं, तो इस टाइप का जो फील्ड होगा उसको हम कहेंगे सिंक फील्ड। जैसे
ये जो सिंक है इसमें सारा पानी कहाँ पर आता है, ये होल पे आ जाता है। ऐसे ही इस पर भी सारा जो वेक्टर लाइन है वो इस फील्ड पे आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे सिंक फील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नोटेबल चीज़ है वो है, अगर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू पॉजिटिव हो जाए तो उसे हम कहेंगे सोर्स फील्ड। ठीक है, सोर्स फील्ड क्यों सोर्स फील्ड कहेंगे, क्यों कि मान लीजिए ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसमें एक एटम है। अब इससे क्या हो रहा है, सारा वेक्टर लाइन कहाँ जा रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, कोई अंदर नहीं जा रहा है। तो देखिए ये एक सोर्स की तरफ काम कर रहा है कि जहाँ से सारे वेक्टर लाइन बाहर की तरफ, तो ये हो गया एक वेक्टर लाइन का सोर्स। ठीक है, तो इस तरफ का फील्ड को हम कहते हैं सोर्स फील्ड। तो कौन सा वाला फील्ड हमारा सोर्स फील्ड होगा, जिसका डाइवर्जेंस हमें पॉजिटिव देगा। ठीक है, और कौन सा वाला सिंक फील्ड होगा जिसका डाइवर्जेंस हमें नेगेटिव देगा। ओके, तो इससे आपको पता चल गया कि अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव आए तो उसको क्या कहते हैं, अगर नेगेटिव आए तो उसे क्या कहते हैं हम। ठीक है, तो अब हम डाइवर्जेंस के दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो आप इसको हमारे साथ नोट करते चलिए, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। लिख लीजिए प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहला जो हमारा प्रॉपर्टीज हो गया वो है डाइवर्जेंस ऑफ u वेक्टर प्लस v वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, डाइवर्जेंस ऑफ u वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर अलग से। तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ आ स्केलर फंक्शन डॉट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें कुछ इस तरफ का फंक्शन मिलेगा कि पहले हो जाएगा, ये क्या है, ग्रेड फाई डॉट वी वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमें क्या आंसर मिलेगा, जो आंसर होगा हमारा वो एक स्केलर फंक्शन ही होगा। ठीक है, पर भी एक स्केलर फंक्शन ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ हम प्रॉपर्टी देख लिए एक डाइवर्जेंस का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही हमें इसके बेसिक नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, 1 सेकेंड, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमें कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर फॉर फॉर 2D एंड 3D। ठीक, तो आपको कहा गया है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आपको निकालना होगा 2D स्पेस में एंड 3D स्पेस। ओके, तो अब 2D स्पेस में आर वेक्टर क्या होता है, 2D स्पेस में आर वेक्टर हमारा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही होता है। तो अब हम इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल ऑपरेटर डॉट आर वेक्टर। तो डेल ऑपरेटर हम पहले लिख लेते हैं कि जो है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ओके, अब आर वेक्टर जो हमारा दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड 0 के कैप। ओके, तो अब इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल जेड।
तो ये हमें क्या आंसर देगा, 1 + 1 + 1, सॉरी गलती हो गया। तो इसमें क्या था, 0 के था, 0 के था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 1 + 1 + 0, जो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब 3D स्पेस में देख लेते हैं कि 3D स्पेस में आर वेक्टर हमारा क्या होगा, xi कैप + yj कैप + zk कैप। ओके, तो अब हम इसका भी डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं कि डेल ऑपरेटर डॉट आर वेक्टर, जो हो जाएगा हमारा del/del x i कैप + del/del y j कैप + del/del z k कैप, और आर वेक्टर हो गया हमारा xi कैप + yj कैप + zk कैप। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर ले तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, del x/del x + del y/del y + del z/del z। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 + 1 + 1, जो हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर जो है 2D स्पेस में, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर 3D स्पेस में। ठीक है, तो ऐसे आपको डाइवर्जेंस करना आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है डाइवर्जेंस ऑफ मॉड आर वेक्टर, ठीक है, फॉर 2D एंड 3D। ओके, तो अब देखिए, मॉड अगर करे तो ये तो डाइवर्जेंस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, एक पहले तो देख लेते क्या निकलता है मॉड आर। ठीक है, तो एक चीज नोटिस कीजिए कि आर वेक्टर हमारा 2D स्पेस में क्या है, xi कैप + yj कैप। ओके, अगर हम इसका मॉड निकालें, मतलब मॉड आर वेक्टर निकालें, तो कैसे निकल सकता है, स्क्वायर रूट से, मतलब x² + y², या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x² + y² टू द पावर हाफ। तो ये क्या एक वेक्टर फंक्शन है, नहीं, ये तो हमारा स्केलर फंक्शन हो गया। और हमें क्या पता है, अगर हम स्केलर फंक्शन के ऊपर डेल ऑपरेटर यूज करें तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस नहीं, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये हमें क्या निकलने के पूछा गया है, हमें कहा गया है कि ग्रेडियंट निकालो। ठीक है, ग्रेडियंट निकालो, तो निकाल लेते हैं। तो डेल ऑपरेटर डॉट मॉड आर वेक्टर, तो क्या मिलेगा हमें, del/del x, डेल ऑपरेटर हम लिख लेते हैं, प्लस del/del y j कैप + del/del z k कैप, और मॉड आर हमारा क्या है, x² + y² एंड हाफ। ठीक है, अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो हाफ आगे आ जाएगा, ठीक है, एंड x² + y² हाफ -1, देन क्या होगा, x² का पार्शियल डेरिवेटिव जो हो जाएगा 2x। ओके, एंड आई कैप, इस पे आई कैप लग जाएगा, आई कैप, एंड y के साथ अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, आप तो आ जाएगा सामने x² + y² आप -1, एंड y² का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 2y। तो j कैप एंड k, z का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 0 k कैप। ठीक है, तो इससे हमें आंसर क्या मिल रहा है, आप डॉट 2x / x² + y² टू द पावर हाफ, यहाँ से क्या मिल रहा है, माइनस हाफ, तो नीचे अगर आ जाए तो सिर्फ हाफ आई कैप प्लस 1/2 डॉट 2y x² + y², यहाँ पर भी
हाफ एंड जे कैप, तो ये हाफ, ये 2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक्स आई कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर हाफ को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर हाफ को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये मिल रहा है। तो अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसमें जो एक्स आई प्लस वाई जे कैप है ये क्या है, ये तो हो गया हमारा आर वेक्टर, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर हाफ है ये क्या है, ये तो हो गया हमारा मॉड आर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ मॉड आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर वेक्टर, यही तो है, ये हो गया हमारा आर वेक्टर एंड ये हो गया हमारा मॉड आर वेक्टर। अब देखिए कोई वेक्टर को अगर उसका मॉड से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, उसका यूनिट वेक्टर मतलब आर कैप। तो यहाँ से हमें आंसर जो मिल रहा है ग्रेडियंट ऑफ मॉड आर वेक्टर जो है हमारा आर कैप, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर ले, ये आप प्रॉपर्टी के तरह भी नोटिस कर सकते हैं या क्वेश्चन के तौर पर भी नोटिस कर सकते हैं, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हम कैसे 2D स्पेस में ग्रेडियंट ऑफ मॉड आर वेक्टर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब जो 3D है ये आपको होमवर्क की तरफ से दिया गया है कि होमवर्क 3D स्पेस में आप निकाल लीजिए, 3D स्पेस में होमवर्क है। तो इसका आंसर आप कहाँ पर देंगे, इसका आंसर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें फोटो खींच के दे सकते हैं, हम आपको चेक करके बता देंगे कि आंसर सही है या गलत, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और कुछ दिनों के अंदर ही जो मैट्रिक्स वेक्टर का सिलेबस हमने कंप्लीट करे हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हमने सीख लिए डाइवर्जेंस क्या होता है और बहुत सारे फील्ड एंड उससे जुड़े हुए दोनों क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्ड, ठीक है, कार्ड, ठीक। तो अब ये कार्ड आखिर में है क्या, तो देखिए जैसे दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करने की दोनों तरीके थे, क्या थे, फॉर एनी वेक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ, क्या था, मल्टीप्लिकेशन, जो क्या था, एक था हमारा डॉट प्रोडक्ट, इसको हम कैसे लिखते थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड दूसरा हमारा क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें हम क्या करते थे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब देखिए हम जो डिफरेंशियल डेल ऑपरेटर आखिर में है क्या, डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, इसको हम डेल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल ऑपरेटर भी ये दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस करने के लिए, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में कैसे डेल ऑपरेटर काम करता है, तो मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट तो क्या है, अगर डेल ऑपरेटर डॉट बी वेक्टर करे तो ये क्या होता है, ये तो हो गया हमारा डाइवर्जेंस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को यूज करके। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट ये कैसे लिखते हैं, डेल ऑपरेटर
क्रॉस सेकेंड डेल ऑपरेटर क्रॉस वी वेक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्ल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्ल। हम ऐसे डेल ऑपरेटर और वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से ही हम कार्ल निकालते हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं कि कैसे लिखते हैं हम। तो डेल ऑपरेटर क्रॉस वी वेक्टर। अब वी वेक्टर हमारा क्या है, वी वेक्टर है हमारा वी वेक्टर हो गया हमारा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो अगर हम इसका कार्ल निकालें तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जो हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप एंड डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड एंड वी वेक्टर जो था वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। ठीक है, तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते थे तो हम क्या करते थे, वही वेक्टर फॉर्म और उसका डिटर्मिनेंट से ही निकालते थे। तो पहले हम क्या लिखते थे, ए आई कैप जे कैप एंड देन के कैप। फिर जो पहला वाला वेक्टर है उसका कंपोनेंट्स मतलब ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, देन दूसरा वाला वेक्टर का कंपोनेंट बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें भी हम क्या लिख रहे हैं, आई कैप देन जे कैप देन क्या कैप। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए पहला क्या है, डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर का जो कंपोनेंट था हमारा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, वही लिख लिया हम। ये हो गया हमारा डेल ऑपरेटर का जो कंपोनेंट। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा वी वेक्टर। तो ये हो गया हमारा वी वेक्टर का कंपोनेंट। तो ऐसे ही हम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेशन की तरीके से एक कार्ल निकालते हैं। ठीक है, तो अब कार्ल हम क्यों निकालें, इसका यूज क्या है, क्यों पढ़े हम इसको। तो वो है कार्ल गिव्स मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, इसका रोटेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ क्या लिख दिया, ऑफ कार्ल वेक्टर each along axis of rotation। ओके, तो ये क्या है कि कार्ल गिव्स मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ कार्ल वेक्टर इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब हमें कार्ल से एक वेक्टर फील्ड का रोटेशन का मेजरमेंट मिलता है और उसके साथ एक डायरेक्शन भी मिलता है जो है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि कार्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड से हमें क्या मिल रहा है, एक तो हमें मिल रहा है इसका मेजरमेंट या फिर क्या कह सकते हैं इसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ही होता है तो एक मेजरमेंट। तो मेजरमेंट या फिर मैग्नीट्यूड, और क्या मिल रहा है हमें, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन भी मिल रहा है। तो अगर हमें मेजरमेंट या फिर मैग्नीट्यूड मिले और उसके साथ डायरेक्शन भी मिले तो उसको हम क्या कहते हैं, एक वेक्टर फंक्शन कहते हैं। तो अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम एक वेक्टर फंक्शन का कार्ल निकाले तो हमें क्या मिल रहा है, वही एक वेक्टर फंक्शन मिल रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वेट अ सेकेंड, अगर हम निकाले कार्ल ऑफ आ वेक्टर फंक्शन तो हमें वापस से एक
वेक्टर फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, जो उल्टा हो रहा था डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट में, डाइवर्जेंस में हमें क्या मिल रहा था, अगर हम डेल ऑपरेटर एक स्केलर फंक्शन के ऊपर इस्तेमाल करें तो हमें मिल रहा था एक वेक्टर फंक्शन, और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर हम ग्रेडियंट में अगर एक स्केलर फंक्शन के ऊपर डेल ऑपरेटर यूज करें तो हमें मिल रहा था एक वेक्टर फंक्शन, एंड डाइवर्जेंस में अगर हम एक वेक्टर फंक्शन के ऊपर डेल ऑपरेटर यूज करें तो हमें मिल रहा था एक स्केलर फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्ल में एक वेक्टर फंक्शन का कार्ल निकाले तो हमें वापस से एक वेक्टर फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमने ऊपर नोट करने वाली चीज़ लिखे थे वो हमें क्या बता रहे, अगर हम दो वेक्टर का कार्ल निकाले तो हमें मिल रहा है उसका डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, मतलब दोनों वेक्टर के कार्ल से हमें जो वेक्टर मिल रहा है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों वेक्टर का ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, तो अब हम कुछ नोट लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, नोट। ओके, तो नोट में पहले जो चीज़ है वो है वेट, पहला जो नोट करने वाली चीज़ है वो है अगर कर्ल ऑफ वी वेक्टर हमें 0 मिले तो वो होगा एक इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है, तो काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है कि आपको एक वेक्टर दिया गया है और आपको बताया गया है कि वो वेक्टर इरोटेशनल है या नहीं, आपको पूछा जाता है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका कार्ल निकाल लीजिए, अगर वो 0 आ जाए तो वो है इरोटेशनल, अगर नहीं है तो वो इरोटेशनल नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ आप कार्ल 0 से निकाल सकते हैं वो है कॉन्जर्वेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इसका बहुत ही इस्तेमाल है। ठीक है, कैसे, अगर इफ कार्ल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 निकल जाए देन वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा कॉन्जर्वेटिव। ओके, एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा प्लस माइनस ग्रेड फाई, मतलब एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट के इक्वल। ठीक है, तो एक कार्ल से हमें क्या पता चल रहा है, अगर वो 0 हो जाए तो हमें एक चीज़ तो मिल रहा है वो इरोटेशनल है, और दूसरा चीज़ जो हमें मिल रहा है वो कॉन्जर्वेटिव है या नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन आता है कि आपको एक वेक्टर फील्ड दिया गया है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और आपको पूछा गया है कि पता करो कि वो कॉन्जर्वेटिव है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, बस उसका कार्ल निकाल लीजिए, अगर 0 आए तो वो कॉन्जर्वेटिव हो गया, अगर नहीं आए तो नॉन कॉन्जर्वेटिव। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर कार्ल ऑफ बी हमारा नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो हो जाएगा रोटेशनल वेक्टर। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो वो होता है इरोटेशनल, अगर 0 ना हुआ तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल वेक्टर। अब तीसरा जो चीज़ है वो है अगर हम कार्ल ऑफ वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर निकाले तो वो इक्वल हो जाएगा कार्ल ऑफ यू वेक्टर प्लस कार्ल ऑफ वी वेक्टर। मतलब कोई भी चीज़ आप आगे लिख सकते क्योंकि हमें पता है कि दोनों वेक्टर के प्लस में कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो किसी का भी कार्ल आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा जो हमारा नोटेबल चीज हुआ वो है कार्ल ऑफ फाई वी वेक्टर। ठीक है, तो फाई क्या हुआ, हमारा एक स्केलर फंक्शन, और वी हो गया हमारा एक वेक्टर फंक्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पहले तो फाई
बाहर कर्ल ऑफ जी फैक्टर, ओके, देन प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड उसका वी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटेबल चीज़ है। क्या है, अगर हम एक स्केलर फंक्शन और एक वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट का कार्ल निकालना चाहिए तो पहले होगा फाई डॉट कार्ल ऑफ वी वेक्टर प्लस ग्रेड फाई क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा चारों नोटेबल चीज कार्ल का, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चनों से इसको समझेंगे। तो आज का जो हमारा कार्ल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो है, वन सेकेंड, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है कि ए वेक्टर इक्वल टू जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। तो हमें बताएगी कि फाइंड कार्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ बोला गया है कि ए वेक्टर जो हमें दिया गया है उसका हमें कार्ल निकालना पड़ेगा। तो झटपट से हम कर लेते हैं कि ये वेक्टर जो हमारा है वो है जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। अब इसका कार्ल निकाल लेते हैं कि डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, तो इसे हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप, एंड फिर डेल ऑपरेटर का कंपोनेंट जो हो गया डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एंड जो ए वेक्टर का उनका कंपोनेंट पहला जो है जेड देन एक्स देन वाई, ठीक है। अब इसका हम डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन कैसे निकालेंगे, आई कैप डेल वाई बाई डेल वाई माइनस डेल एक्स बाई डेल जेड माइनस जे कैप, जे कैप में क्या होगा डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल जेड प्लस के कैप, के कैप में क्या होगा डेल एक्स बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस करें कि ये तो है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, और जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, अगर डेल बाई डेल वाई निकाले तो वाई का ही सिर्फ डिफरेंशियल होगा और बाकी सारे हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, आई कैप डेल वाई बाई डेल वाई है तो 1 माइनस डेल एक्स बाई डेल जेड है तो एक्स हो गया हमारा कांस्टेंट और उसका डिफरेंशियल क्या होगा 0, देन माइनस जे कैप उसमें क्या है डेल वाई बाई डेल एक्स वो तो हो जाएगा 0, देन माइनस डेल जेड बाई डेल जेड जो हो जाएगा हमारा 1, देन प्लस के कैप। अब देखिए डेल एक्स बाई डेल एक्स है तो 1 माइनस डेल जेड बाई डेल वाई है तो ये हो जाएगा 0। तो हमें आंसर क्या मिला, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के, ये हो गया हमारा कार्ल ऑफ ए वेक्टर, सर हमें मिल चुका, ठीक है। तो ऐसे करके ही हम एक वेक्टर का कार्ल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन से। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया कि, वन सेकेंड, तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड मॉड ऑफ ए क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये तो एक इजी क्वेश्चन हो गया, जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसका हमें कार्ल निकालना को बताया गया है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए ए वेक्टर जो हमें दिया गया है वो था हमारा जेड आई कैप एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, ओके। अब आर वेक्टर हमारा क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम ये दोनों वेक्टर का कार्ल निकाल लेते हैं, ए वेक्टर कार्ल आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स से उसका डिटर्मिनेंट से, तो आई जे
के कैप। ओके, तो अब ए वेक्टर का कंपोनेंट लिख लेते हैं जेड एक्स वाई, एंड आर वेक्टर का कंपोनेंट जो है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हमेशा निकाल लेते हैं। तो आई कैप हो गया हमारा एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस जे कैप जो हो गया हमारा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के कैप जो हो गया हमारा जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए क्रॉस आर मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस आर वेक्टर जो हो जाएगा हमारा रूट ओवर एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऐसे हम इसका मॉड निकाल चुके हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पे हम चले जाते हैं। इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन था कि फाइंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें क्या बताया गया है कि जो हमने निकाले हैं ए क्रॉस आर वेक्टर उसका हमें कर्ल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर वेक्टर तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखेंगे हम। तो आई कैप जे कैप एंड के कैप, एंड आई में डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। अब देखिए ए क्रॉस आर वेक्टर हमारा क्या था, ये वाला। तो डेल एक्स एक्स कॉम्पोनेंट लिख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा जगह शॉर्ट हो गया, तो ठीक है लिख लेते हैं एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन एक आएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम बाहर एक बार फिर से लिख लेते हैं कि है क्या हमारा आई कैप जे कैप एंड के कैप, जहाँ पर उसके बाद डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। ओके, तो पहला जो है हमारा एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड जो है हमारा माइनस को अगर अंदर ले ले तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, देन जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम इसका डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं जो होगा हमारा आई कैप तो डेल बाई डेल वाई जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहला टर्म। देन माइनस जे कैप में क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल जेड एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म जो है हमारा प्लस के कैप में क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल वाई एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा तीनों टर्म। अब हम इसका कैलकुलेशन करें तो देखिए कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको आसान होगा समझने में। तो पहला जो है वो ये टर्म, इसमें y से पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो y किस में है, सिर्फ फर्स्ट टर्म में जो है जेड वाई। तो आई कैप तो हमें क्या मिलेगा, जेड। उसके बाद क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स में कोई y का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर तो हो गया हमारा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो जेड माइनस, अब देखिए डेल बाई डेल जेड है तो एक्स वाई में तो कोई जेड का टर्म नहीं है, किस में है जेड स्क्वायर है, तो इसमें हो जाएगा माइनस 2z। ओके, ब्रैकेट क्लोज। माइनस जे कैप में भी वैसे ही डेल बाई डेल एक्स है तो पहले में कोई एक्स का टर्म नहीं है, दूसरे में है तो हमें मिलेगा क्या, माइनस 2x। ओके,
फिर माइनस डेल बाई डेल जेड है, तो पहले में है एक्स जेड, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स, ठीक है। उसके बाद है माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें कोई भी एक्स का टर्म जेड का टर्म नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं के कैप की तरफ। तो के कैप में डेल बाई डेल एक्स है, तो फर्स्ट पार्ट से हमें मिल जाएगा वाई, सेकेंड पार्ट से हमें मिलेगा 0 एंड माइनस, तो यहाँ से पहला पार्ट से तो हमें 0 मिलेगा एंड दूसरे पार्ट से मिलेगा माइनस वाई, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंड करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आई कैप जेड माइनस माइनस 2z, तो हमारा प्लस, तो 3z माइनस जे कैप, तो यहाँ पर माइनस 2x माइनस एक्स, तो 3x के बाद प्लस के कैप, तो यहाँ पर y माइनस 2y, तो 3y, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, 3z आई कैप प्लस, यहाँ पर अंदर एक माइनस होगा, प्लस 3x जे कैप प्लस 3y। अगर 3 को हम कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या करने को मिला। हमें पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फिर से याद हो गया, फिर हमने क्या किया, वो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का कार्ड निकाल लिए और उसको सॉल्यूशन किए, तो हमें कुछ इस तरह से आंसर मिले, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फील्ड लाइन का बहुत ही इस्तेमाल है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए एक फील्ड लाइन और बी एक दूसरा टाइप का फील्ड लाइन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा वाला फील्ड लाइन है, वेट अ सेकेंड, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये जो फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरफ का है, ये हो गया हमारा ए वाला फील्ड लाइन। एंड बी में देखिए और सब कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ए वाला फील्ड लाइन। अब बी में कैसा फील्ड लाइन है, देखिए कुछ इस तरीके का है, ये हो गया हमारा बी वाला फील्ड लाइन, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो ए वाला फील्ड लाइन है, इसमें जहाँ पर स्टार्ट हुआ है सारे वेक्टर फील्ड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पर है, एक ही पॉइंट पे एंड हुआ है। यहाँ पर भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और एक ही पॉइंट पे एंड हुआ है। लेकिन अब देखिए स्टार्ट बी में स्टार्ट तो एक ही पॉइंट से हुआ है, लेकिन ये यहाँ एंड हो गया, ये यहाँ एंड हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ। मतलब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकली क्या है, वर्टिकली ये यहाँ एंड हो गया, ये यहाँ और ये यहाँ। इसमें भी देखिए वर्टिकली पॉइंट तो हमारा डिफरेंस है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम है। तो ए और बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें डिफरेंस आपको समझ आ गया, ठीक है। तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हमें डिफरेंस देख रहे हैं, तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है, लेंथ ऑफ वेक्टर लाइन, ये सारे है क्या वेक्टर लाइन, जो होगा हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट एंड वर्टिकली कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये वेक्टर लाइन हमारा हॉरिजॉन्टली भी कांस्टेंट आया और वर्टिकली भी कांस्टेंट आया, तो इसमें क्या होगा,
इसमें होगा कि अगर डेल डॉट ए इक्वल टू 0 होगा जब वो सॉलिनॉइड होगा। सॉलिनॉइड मतलब ये इस रूल को फॉलो करेगा। और दूसरा कौन सा रूल फॉलो करेगा, वो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर अगर 0 आए तो वो हो जाएगा कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर जो वेक्टर लाइन है वो हॉरिजॉन्टली भी कांस्टेंट आया और वर्टिकली कांस्टेंट आया तो ये दोनों रूल ही वो फॉलो करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नोटेबल चीज। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड जो है, अगर लेंथ ऑफ वर्टिकल लाइन, लेंथ ऑफ वर्टिकल लाइन हमारा हॉरिजॉन्टली अगर पहले की तरह कांस्टेंट रहा, हॉरिजॉन्टली तो कांस्टेंट है लेकिन वर्टिकली क्या है, वो चेंज हो चुका है। तो हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट लेकिन वर्टिकली चेंज। इसका एग्जांपल क्या है, जो हमने वी वेक्टर लाइन ड्रॉ किया है वही है इसका एग्जांपल। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टली तो सेम है लेकिन वर्टिकली क्या था, एंड पॉइंट चेंज हो चुका है। तो ऐसे वेक्टर लाइन में हम क्या कह सकते हैं कि इसका कर्ल ऑफ वेक्टर जो कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब ये एक हो जाएगा हमारा रोटेशनल वेक्टर लाइन। ठीक है, और दूसरा जो है वो है डाइवर्जन ऑफ दिस वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये सॉलिनॉइड होगा, सॉलिनॉइड। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट रहा लेकिन वर्टिकली चेंज हो गया तो ये कभी भी इरोटेशनल नहीं हो सकता, वो हमेशा ही रोटेशनल वेक्टर लाइन होगा लेकिन ये सॉलिनॉइड भी है। ठीक है, अब तीसरे टाइप का वेक्टर लाइन देख लेते हैं। तीसरे टाइप में क्या है, अगर लेंथ ऑफ वेक्टर लाइन जो है हमारा हॉरिजॉन्टली चेंज हो गया, हॉरिजॉन्टली ये चेंज हो गया लेकिन अब वर्टिकली तो कांस्टेंट है। ठीक है, वर्टिकली कांस्टेंट है लेकिन हॉरिजॉन्टली चेंज हो गया, तो तब क्या बोल सकते हैं हम, तो तब हो जाएगा कर्ल ऑफ ए तो हमारा हो जाएगा 0, मतलब ये तो ई रोटेशनल वेक्टर हो सकता है, रोटेशनल वेक्टर लाइन या ई रोटेशनल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये तो ई रोटेशनल वेक्टर हो सकता है लेकिन ये सॉलिनॉइड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये सॉलिनॉइड नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट सॉलिनॉइड, नॉट सॉलिनॉइड। ठीक, अब फोर्थ टाइप जो है हमारा, ये क्या लिखे, लेंथ ऑफ वेक्टर लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर लाइन हमारा अगर दोनों ही चेंज हो जाए, मतलब हॉरिजॉन्टली भी चेंज, हॉरिजॉन्टली चेंज एंड वर्टिकली भी चेंज हो गया, कोई भी सेम नहीं रहा, दोनों ही चेंज हो गया, तो तब क्या होगा, तो तब होगा हमारा का कर्ल भी हमें नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब क्या होगा, ये नॉट अ इरोटेशनल वेक्टर लाइन, तो ये क्या होगा, रोटेशनल वेक्टर एंड वेक्टर, एंड दूसरा जो होगा इसका डाइवर्जेंस भी हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा, नॉट सॉलिनॉइड। ठीक है, ये हो गया हमारा चारों टाइप का वेक्टर लाइन। इसमें क्या था, पहले वाला जो था लेंथ में अगर हॉरिजॉन्टली भी कांस्टेंट रहा एंड वर्टिकली भी कांस्टेंट रहा तो उसमें हमें क्या मिल सकता है, वो वेक्टर लाइन सॉलिनॉइड भी हो सकता है एंड कंजर्वेटिव भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन अगर वो उसमें हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट रहा लेकिन वर्टिकली चेंज हो गया तो क्या होगा, वो तो कॉन्जर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं है, नॉट कॉन्जर्वेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट कॉन्जर्वेटिव। ओके, लेकिन सॉलिनॉइड तो हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हॉरिजॉन्टली चेंज हो जाए लेकिन वर्टिकली कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, तो हमें कार्ल ए 0 मिल सकता है, मतलब ये हो जाएगा हमारा कॉन्जर्वेटिव। ओके, लेकिन नॉट सॉलिनॉइड। अब फोर्थ टाइम में हमने क्या किया कि हॉरिजॉन्टली भी चेंज कर दिया और वर्टिकली भी चेंज कर दिया, तो अब हमें क्या मिलेगा कि ये रोटेशनल तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा हमारा रोटेशनल वेक्टर, एंड इसका डाइवर्जेंस भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा सॉलिनॉइड, सॉरी नॉट सॉलिनॉइड। ठीक है, तो ये कुछ वेक्टर लाइन का हमें पता चल गया प्रॉपर्टी, जो आपको बहुत सारे इस्तेमाल मिल जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफील्ड में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये आपको पता रहना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक के तरफ, जो है हमारा डबल डाइवर्जेंस। ठीक है, या डबल डेल ऑपरेटर। तो मान लीजिए इसको हम क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्वेश्चन से ही पता चलेंगे कि कैसे ये होता है या इसका क्या यूज है या कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बताया गया है कि, वेट अ सेकेंड, आपको बताया गया है कि ये जो एक वेक्टर है इसमें है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ये हो गया आपका एक वेक्टर। तो फाइंड डेल स्क्वायर। ओके, तो आपको बोला गया है कि डेल स्क्वायर ए हमारा क्या होगा, आप निकालिए। ठीक है, तो अब ये जो डेल स्क्वायर हमने लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाप्लासियन। यही होता है हमारा लाप्लासियन। तो आपको निकालना क्या है, इस वेक्टर का लाप्लासियन आपको निकालना है। तो अब देखिए हमारा डेल ऑपरेटर क्या था, हमारा डेल ऑपरेटर था डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, यही था। अब क्या हो गया, इस वेक्टर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस डेल वाई डेल डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर जे कैप प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर के कैप। तो ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर हमें मालूम चल गया, वेक्टर भी हमें मालूम है, तो अब हम कर देते हैं इसके ऊपर डेल ऑपरेटर का ऑपरेशन। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि डेल स्क्वायर डॉट ए वेक्टर, तो डेल ऑपरेटर हम लिख लेते हैं जो है हमारा डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको हम कहते हैं डेल 2 बाई डेल एक्स 2 आई कैप प्लस डेल 2 डेल वाई 2 जे कैप प्लस डेल 2 डेल जे 2 के। पूरे लेक्चर में हम इसको स्क्वायर स्क्वायर बताते हुए आ गए, लेकिन आखिर में आपको बता रहा है कि ये स्क्वायर नहीं है, इसको हम कहते हैं डेल 2 बाई डेल जे 2। ओके, तो क्या है, ये तो है। तो अब वेक्टर भी हम लिख लेते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कर लेते हैं, क्या होगा, इसको इसके साथ पहले वाला के साथ, तो डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स 2 प्लस डेल 2 वाई बाई डेल वाई 2 प्लस डेल 2 जेड बाई डेल जेड 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका पहला वाला पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, 1। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है कि डेल बाई डेल एक्स डॉट 1 प्लस डेल बाई डेल वाई डॉट 1 प्लस डेल बाई डेल जेड डॉट 1, ये मिल रहा है। अगर आप कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव निकाल तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो 0 प्लस 0
जो आंसर हो जाएगा हमारा वो भी, तो आंसर है 2। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि कैसे आप एक वेक्टर फील्ड का लाप्लासियन निकाल सकते हैं। हो गया। तो ये और एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं इसको, तो है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो फाइंड फाइंड लाप्लासियन ऑफ ए वेक्टर जो है हमारा x स्क्वायर y i कैप प्लस y z स्क्वायर k कैप प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर, और ये बीच में जो होगा वो j कैप होगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड y z स्क्वायर k कैप प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर k कैप एट पॉइंट P1 2। ठीक है। तो आपको निकालने के लिए कहा गया है कि एक वेक्टर आपको दिया गया है जिसका आपको लाप्लासियन निकालना होगा। लाप्लासियन मतलब डेल स्क्वायर निकालना होगा एट P1 2 2। ठीक, तो निकाल लेते हैं। डेल स्क्वायर डॉट ए वेक्टर, डेल ऑपरेटर को हम अगर लिख लें तो हमारा हो जाएगा डेल 2 डेल x2 आई कैप प्लस डेल 2 बाई डेल y2 जे कैप प्लस डेल 2 डेल z2 के कैप। अब ए वेक्टर को लिख लेते हैं हम स्क्वायर y आई कैप प्लस y जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कैप। ओके, लिख लिए हम। अब हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। तो अगर अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, तो पहले अगर हम डेल बाई डेल एक्स करें तो हमें क्या मिलेगा? 2x, और उसके बाद फिर से अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 2। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2y। देन सेकेंड में अगर हम y का डेल ऑपरेटर करें या फिर पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हमें मिल रहा है जेड स्क्वायर। अब फिर से अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हमें कोई भी y का टर्म नहीं है इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? 0। देन देखिए इसमें क्या है? जेड स्क्वायर है। अगर हम इसका पहले डेल बाई डेल जेड करें तो हमें क्या मिलेगा? 2z एक्स स्क्वायर। देन फिर से अगर करें तो हमें क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका लाप्लासियन फॉर्म। अब हम इसमें अगर वैल्यू पुट कर दे एक्स वाई जेड का, तो y क्या था हमारा? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस x क्या था हमारा? 1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर। तो हमें आंसर जो मिल रहा है 4 प्लस 0 प्लस 1 जो है हमारा 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज हमने सीखे कैसे हम डेल ऑपरेटर से एक वेक्टर के ऊपर डेल ऑपरेटर यूज करके डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, एक डेल ऑपरेटर को यूज करके हम कर्ल निकाल सकते हैं। फिर हमने आखिर में सीख लिया एक लाप्लासियन फॉर्म, कैसे एक वेक्टर का हम लाप्लासियन निकाल सकते हैं, और उसके बारे में हम 2 मैथ भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक। इसके बाद हमने वेक्टर में बहुत आगे जाएंगे। एडवांस हमने बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक में क्या था? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिल प्रोडक्ट, और ये जो डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, ये जो था हमारा ये था बेसिक। ठीक है, अब हम इसके एडवांस पे बढ़ेंगे जहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखेंगे, कैसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं, और वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास पर सीखेंगे। तो आज के लिए यही तक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसके बाद वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इससे जुड़े हुए असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी जो पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं हम, उसका असाइनमेंट हमने डालने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।